हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी में हम सिविक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट एट द सेंटर। इस चैप्टर में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके पावर्स क्या है, उसके फंक्शन क्या है, उसमें क्या क्या कौन कौन इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट एट द सेंटर। सबसे पहले जो गवर्नमेंट जो है वो क्या होता है? गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। गवर्नमेंट जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो जिसमें कुछ लोग होता है, जिसके पास पावर होता है, जिसके पास अथॉरिटी होता है एक स्टेट को, एक कंट्री को गवर्न करने का, एक कंट्री पे रूल करने का। उनके पास पावर होता है, उनके पास अथॉरिटी होता है, उसी को कहते हैं गवर्नमेंट। समझ में आया? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गवर्नमेंट जो है इनके पास पावर होता है तो वो तो अपने मर्जी से काम करेंगे, वो अपने मर्जी से इस देश को चलाएंगे। नहीं, वो इतना उनके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होता है। उनको चलना होता है कुछ फंडामेंटल रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उसी के हिसाब से उनको चलना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बड़ा सा बुक है, एक बड़ा सा मोटा सा बुक है, और ये बुक क्या है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये क्या है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम हिंदी में संविधान कहते हैं, जो कब बना था? 1950 में बना था। इंडिया को आज़ादी कब मिला था? 1947 को, है ना? तो 2 साल से ज़्यादा लगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, इस संविधान को बनाने में। अब इसी कॉन्स्टिट्यूशन में, इस बुक में, इस संविधान में वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं जिसके मुताबिक, जिसके हिसाब से, जिसके ज़रिए इस कंट्री को, इस देश को चलाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो कंट्री इज गवर्न बाय द फंडामेंटल रूल्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, गवर्नमेंट के पास पावर होता है ना? गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है, अथॉरिटी होता है एक देश को चलाने का, एक कंट्री के को रूल करने, एक कंट्री पे रूल करने का, मगर उनको चलना होता है, उनको गवर्न करना होता है फंडामेंटल रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उसी के हिसाब से, उसी के मुताबिक उनको इस कंट्री को गवर्न करना होता है। ठीक है, Who makes laws according to rules given in the constitution? अब रूल्स तो बनाए गए हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना? रूल्स तो दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अब उस रूल्स के मुताबिक जो है लॉ कौन बनाते हैं, कानून कौन बनाते हैं? वो बनाते हैं गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स। ठीक है, गवर्नमेंट के अलग अलग पार्ट्स, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ये हाथ है, उसी तरह हमारे पैर होते हैं, आंखें होते हैं, कान होता है, नाक होते हैं। उसी तरह से गवर्नमेंट के भी पार्ट्स होते हैं। जिस तरह से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, उसी तरह से गवर्नमेंट के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। अब कितने ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के? कितने ऑर्गन्स होते हैं? 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के। याद रखेंगे आप लोग, 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन सा? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, ये तीनों क्या है? गवर्नमेंट के ऑर्गन से, यानी कि गवर्नमेंट के पार्ट से। ठीक है, अब ये तीनों जो है अलग अलग काम करेंगे। सबसे पहले लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक लॉ, कानून बनाने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? लेजिस्लेचर करते हैं। और उसमें कौन आते हैं? पार्लियामेंट आते हैं, लोकसभा आते हैं, राज्यसभा आते हैं, है ना? हमारे पार्लियामेंट में सारे पूरे कंट्री के हित के लिए सारे फैसले जो है, डिसीजन जो है, कहाँ पे लिया जाता है? पार्लियामेंट में लिया जाता है। तो कानून कहाँ पे बनाया जाता है? पार्लियामेंट में बनाया जाता है। तो पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेचर का पार्ट है। ठीक है, लेजिस्लेचर क्या काम करता है? कानून बनाते हैं, टू मेक लॉ। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है?
टू एग्जीक्यूट लॉ, जो लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है उस कानून को लागू करना जो है एग्जीक्यूटिव का काम होता है। ठीक है, अब उसमें लागू कौन करेंगे? द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं और गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन्स जो है उसमें आते हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट में सारे कानून बनाएंगे, तो ये कानून बना के उसको लागू करेंगे, ये प्रेसिडेंट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स करेंगे और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे। ठीक है, तो अब जुडिशरी नेक्स्ट है, नंबर 3 ऑर्गन है कौन सा? जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या होता है? टू सेटल डिस्प्यूट्स, है ना। अब यहाँ पे कानून बन गया, इसने लागू भी कर लिया, अब उस कानून को लेकर कोई डिस्प्यूट्स अराइज होता है, कोई प्रॉब्लम अराइज होता है, उसको सेटल करने का काम होता है, जुडिशरी का काम होता है। ठीक है, अब उसमें कौन कौन आएंगे? सुप्रीम कोर्ट आएंगे, हाई कोर्ट आएंगे, जो लोअर कोर्ट्स आएंगे सारे, वो होता है जुडिशरी। ठीक है, वो जुडिशरी के पार्ट में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, वो कोर्ट होता है, अदालत होता है जहाँ से लोगों को जस्टिस मिलते हैं। ठीक है, अब जो भी प्रॉब्लम होता हो लोगों को, जो भी प्रॉब्लम होता हो उनके फंडामेंटल राइट्स को लेकर, जो भी अगर उनको कुछ नहीं मिल रहा हो तो वो कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। ठीक है ना, कोर्ट जाएंगे, वहाँ से लोगों को क्या मिलेगा? जस्टिस मिलेगा। ठीक है, तो वो जो कोर्ट्स ये सारे कहाँ किस में आते हैं? जुडिशरी में आते हैं। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक लॉ, एग्जीक्यूटिव का काम होता है टू एग्जीक्यूट लॉ एंड जुडिशरी का काम होता है टू डिस्प्यूट टू सेटल डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर। ठीक है, जो उस लॉ को लेकर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको सॉल्व करने का काम करता है कौन? जुडिशरी करता है। समझ में आया? ये होता है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स। अब इन इंडिया देयर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में 2 तरह के गवर्नमेंट होते हैं जिसको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहता है। और 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट कौन सा होता है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर यानी कि पूरे सेंटर के लेवल पे, पूरे होल कंट्री के लेवल पे जो गवर्नमेंट होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है, या तो यूनियन गवर्नमेंट भी कहता है उसको। 2 नाम है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और जो स्टेट के लेवल पे जो गवर्नमेंट होता है उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, अब जो है आपको ये समझ में आ गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उसके पास ज़्यादा पावर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरे कंट्री के लिए, होल कंट्री के लिए है। इसमें पूरे कितने स्टेट्स आएंगे? 28 स्टेट्स आएंगे और 9 यूनियन टेरिटरीज आएंगे, है ना। होल कंट्री में, पूरे कंट्री में कितने आएंगे? 28 स्टेट्स आएंगे और 9 यूनियन टेरिटरी आएंगे, तो जो पूरा सेंट्रल हो गया, है ना। तो ये स्टेट गवर्नमेंट तो अलग अलग स्टेट के लेवल पे होता है, जैसे कि 28 स्टेट है तो एक स्टेट में एक स्टेट गवर्नमेंट, एक स्टेट में एक स्टेट गवर्नमेंट, इस तरह से होता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि ये उतना ज़्यादा पावरफुल, इसके पास इतना ज़्यादा पावर नहीं होता है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है। समझ में आया? अब ज़्यादातर हम इस चैप्टर में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बोला था ना कि गवर्नमेंट एट द सेंटर है। हमारा ये जो चैप्टर जो है ये गवर्नमेंट एट द सेंटर है। नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये समझ में ये अच्छे से आ जाएगा तो आपके लिए ईजी होगा, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, the central government consists of parliament, the president, the prime minister and council of minister। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो होता है, जो यूनियन गवर्नमेंट जो होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, उसमें कौन कौन इंक्लूड होता है? एक तो पार्लियामेंट इंक्लूड होता है जिसके 2 हाउस है, लोकसभा, राज्यसभा, और द प्रेसिडेंट है, द प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ये सारे किस में आएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। ये सारे ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आएंगे।
ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट्स है। कौन कौन? द पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ठीक है, अब देखो, लॉज आर मेड इन आवर कंट्री एट सेंटर एज वेल एज स्टेट लेवल। अभी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जो है 2 लेवल पे होता है, सेंट्रल लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है। तो ऑब्वियसली कानून बनाएंगे दोनों लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे भी कानून बनाया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे भी कानून बनाया जाएगा। ठीक है, अब जो है, अब कैसे बनाएंगे कानून? उन्होंने लिस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, लिस्ट बनाया हुआ है। कितने लिस्ट बनाया हुआ है? 3 लिस्ट। 1 आएगा यूनियन लिस्ट, 2 आएगा स्टेट लिस्ट और 3 आएगा कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखो, ये जो है यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होता है, वो लिस्ट है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है, हक होता है। ठीक है, स्टेट लिस्ट वो लिस्ट है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का होता है, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का पावर होता है, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है, वो कानून बना सकते हैं स्टेट लेवल पे। ठीक है, स्टेट लिस्ट में। और कॉन्करेंट लिस्ट वो होता है जिसमें दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर कानून बना सकते हैं। अब देखो, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं? 100 सब्जेक्ट्स, 100 सब्जेक्ट्स। ऐसे 100 सब्जेक्ट्स है, ऐसे 100 टॉपिक है, 100 टॉपिक्स है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का हक होता है, जिसको जो यूनियन लिस्ट में आता है, जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का हक होता है, जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कानून बना सकते हैं। समझ में आया? स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट होता है? 66 सब्जेक्ट होता है, 66 सब्जेक्ट होता है। उस सब्जेक्ट पे, उस लिस्ट पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जो है कानून बना सकते हैं, उसके पास पावर होता है। ठीक है, अब कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स होता है। कितने? 52 सब्जेक्ट्स होता है। और इस कॉन्करेंट लिस्ट पे जो भी सब्जेक्ट्स, जो भी टॉपिक इस सब्जेक्ट में आता है, इस लिस्ट में आता है, उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का पावर होता है, दोनों का राइट होता है, दोनों का हक होता है। दोनों इस लिस्ट पे कानून बना सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट इसमें आएंगे उस पे कानून बना सकते हैं। समझ में आया? Any subjects not included in any of the list is known as residuary power. It is given to central government. और कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा भी सब्जेक्ट आता है जो सब में इंक्लूड नहीं होता है, ना तो यूनियन लिस्ट में होगा, ना तो कॉन्करेंट लिस्ट में होगा, ना तो स्टेट लिस्ट में होगा। उस टाइम जो है वो पावर किसके पास होता है, वो राइट किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है ना। तो वो सब्जेक्ट जो इन तीनों में इंक्लूड नहीं होता है, जो यूनियन लिस्ट में भी नहीं होगा, कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं होगा और स्टेट लिस्ट में भी नहीं होगा, वो जो है किसको दिया जाएगा? वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा, जिसको रेजिड्यूरी पावर कहते हैं। ठीक है, अब हम द पार्लियामेंट के बारे में देखते हैं। लेजिस्लेचर एट सेंट्रल लेवल इज कॉल्ड द पार्लियामेंट और संसद। पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट वो है, वो वाला जगह है जहाँ पे कानून बनाया जाता है, लेजिस्लेचर कानून बनाया जाता है पूरे सेंट्रल लेवल पे के लिए, पूरे सेंट्रल होल कंट्री के लिए जो जहाँ पे कानून बनाया जाता है वो कौन सा है? वो है पार्लियामेंट। ठीक है, जिसको हिंदी में संसद कहते हैं। अब पार्लियामेंट में कौन कौन है? एक तो प्रेसिडेंट है, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। समझ में आया? पार्लियामेंट में कौन कौन है? प्रेसिडेंट भी उसमें आते हैं, राज्यसभा में भी उसमें आते हैं, लोकसभा भी उसमें आते हैं, और ये पूरा होल क्या बन गया? पार्लियामेंट बन गया। और पार्लियामेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आता है, उसमें पूरे सेंट्रल लेवल पे, पूरे होल कंट्री के लेवल पे फैसले होंगे, डिसीजन लिए जाएंगे। समझ में आया? अब देखो लोकसभा, ये है लोकसभा। लोकसभा जो है पार्लियामेंट का क्या है?
जो हाउस है ना। अब लोकसभा में कितने मेंबर्स होता है, 545 मेंबर्स है आजकल, अभी एट प्रेजेंट जो है 545 मेंबर्स है लोकसभा में, जिनको इलेक्ट किया गया है थ्रू फ्रेंचाइज, यानी कि वोट के ज़रिए, लोग उनको वोट देकर लोगों ने उनको इलेक्ट किया है। किसको? लोकसभा के मेंबर्स को, जो कितने हैं, 545 मेंबर्स है। ठीक है। 2 मेंबर्स फ्रॉम कम्युनिटी ऑफ एंग्लो इंडियन आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। उसमें से जो है 2 मेंबर्स, कितने? 2 मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट ने उनको नॉमिनेट किया है, जो एंग्लो इंडियन होगा, जो जो इंडिया में सेटल्ड हो गए होंगे। ठीक है, ये है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हो। अब लोकसभा का टर्म जो है कितना है, 5 ईयर्स है। ठीक है, लोग उनको इलेक्ट करते हैं, वोट देकर चुनते हैं, कितने साल के लिए? 5 ईयर्स के लिए, 5 साल के लिए। द लोकसभा हैज़ अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। लोकसभा में कौन है? एक स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर होता है। और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को किसने इलेक्ट किया? वही लोकसभा के मेंबर्स ने। लोकसभा के मेंबर्स ने उसी में से एक इंसान को उन्होंने एज आ स्पीकर चूज़ किया और एक इंसान को उन्होंने एज आ डिप्टी स्पीकर वो लोग चूज़ करते हैं। ठीक है। टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, अब लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, वो इंडिया का होना चाहिए। कोई बाहर का इंसान जो है लोकसभा का, इंडिया के लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकते। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वो इंडिया का होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। और नेक्स्ट, नॉट लेस देन 25 ईयर्स, 25 साल से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है। फिर उसके बाद हमारा आता है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में कितने मेंबर्स है? 250 मेंबर्स है। ठीक है, उसमें से 238 मेंबर्स जो है अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी से वो आए हैं। ठीक है, और उसमें से 12 जो है उनको चुना है, किसने? प्रेसिडेंट ने। 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट करके चुना गया है। राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है, वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है। उसमें से कुछ मेंबर्स जो है हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाता है और उनके जगह पे नए लोगों को लिया जाता है। और राज्यसभा के मेंबर्स के जो टर्म होता है वो कितने होता है? 6 ईयर्स होते हैं। ठीक है, मेंबर्स जो है अब जो है राज्यसभा, जो लोकसभा का मेंबर जो था उनको किसने चुना था? लोगों ने, फ्रेंचाइज के ज़रिए, है ना, फ्रेंचाइज के ज़रिए चुना था। राज्यसभा के मेंबर्स को कौन चुनते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली वो होता है जो स्टेट लेवल पे जो कानून बनाते हैं ना, जो अलग अलग स्टेट लेवल पे जो कानून बनाया जाता है वो कहाँ पे बनाया जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाया जाता है। और यही लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो है राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। ठीक है, द राज्यसभा हैज़ ए चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। जिस तरह से लोकसभा में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होता है, वैसे ही राज्यसभा में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। ठीक है, जो राज्यसभा का जो हेड होता है वो चेयरमैन होता है, जो उनके नेक्स्ट में आता है डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, और लोकसभा में मैंने क्या बोला था? एक स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर होता है। समझ में आया? टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? सबसे पहले सिटीज़न ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि लोकसभा में होना चाहिए, वो सबसे पहले इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, वो इंडिया का होना चाहिए। कोई बाहर का इंसान जो है राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकते। ठीक है, नेक्स्ट 30 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव, वो 30 साल से कम नहीं होना चाहिए। 30 साल और उससे भी ज़्यादा होने से भी चलेगा, तब वो किसका मेंबर बन सकता है? राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। समझ में आया? तो ही और शी शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए।
चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। 30 ईयर्स ऑफ, ही और शी शुड बी 30 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव, 30 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए और उससे भी ज़्यादा होने से भी चलेगा, ठीक है, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम उससे आगे करेंगे, ठीक है। थैंक यू।